गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको मालूम है कि सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है और हम लोग इस सीरीज़ में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा वो JUT के यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर सिविल डिपार्टमेंट का जो डिप्लोमा का सिलेबस है उसे यहाँ पर कवर कराया जाएगा, उसे यहाँ कंप्लीट कवर कराया जाएगा। और आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग सबसे पहले आज के लेक्चर में बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है और साथ ही साथ स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर है, ये दोनों को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट टॉपिक जो भी हमारे कवर किए गए हैं इन दोनों चैप्टर्स में उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, होमोजीनियस बॉडी क्या होती है, आइसोट्रॉपिक बॉडी क्या होती है, ये आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, सर्ववेदांत प्रिंसिपल क्या है, अजम्पशंस क्या क्या है। बेसिकली जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं तो किसी सॉलिड मटेरियल को हम आइडियलाइज करने के लिए कौन कौन सा अजम्पशंस लेते हैं। इसके साथ इलास्टिक, लीनियर इलास्टिक, डक्टाइल, ब्रिटल, विस्कस एंड विस्को इलास्टिक मटेरियल्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टाइप को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे, टेंसाइल टेस्ट जो डक्टाइल मटेरियल पे किया जाता है जैसे कि हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो फीचर पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के उसको डिस्कस करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है उसको समझेंगे, हुक्स लॉ को समझेंगे, पॉइजन रेशियो को समझेंगे, आइडियलाइज्ड हुक्स लॉ को समझेंगे, जनरलाइज कंडीशन जो है उसको समझेंगे हम लोग, रिलेशन समझेंगे अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को क्लियर करेंगे। थिन सिलेंडर थिक सिलेंडर का ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा है इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन हमारा जो एक्सेली लोडेड मेंबर और वायरिंग सेक्शन है इसके लिए जो हमारा चेंज इन डायमेंशंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट को क्लियर करेंगे और थर्मल स्ट्रेस को क्लियर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग ये सारे टॉपिक को देखने वाले हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर के एक एक चीज़ को समझेंगे और जो टॉपिक को हमें स्किप करना है उसे हम आसानी से स्किप भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद जो जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उसके लिए सिलेबस यहाँ स्क्रीन पे है आपके, और ये नोट्स आपको लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जा करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ बेसिकली एक प्राइमरी प्रॉपर्टी है। किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ जो है वो सबसे पहले कंसिडर किया जाता है किसी भी इंजीनियरिंग पर्पस में इस्तेमाल करने के लिए। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात किया जाए, स्ट्रेंथ इज रेजिस्टेंस टू फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल। इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है, ये पूरे का पूरा मटेरियल पे डिपेंडेंट है, ना कि लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस पे। फॉर एन एग्जांपल हम लोग M20 कंसिडर करें। M20 बेसिकली एक कॉन्क्रीट की ग्रेड है जहाँ पे M मिक्स को बताता है और 20 क्या बताता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बताता है। तो जब हम M20 में यहाँ पे 20 कंसिडर करते हैं तो ये 20 एक्चुअली न्यूटन पर mm² में आपको बताया गया है। तो 20 न्यूटन पर mm² जब हम किसी मटेरियल या किसी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm² पे फेल कर जाएगा। और जब हम M15 बोलते हैं इट मीन्स सेम कि वो M15 यानी कि 15 न्यूटन पर mm² पे फेल हो जाएगा। इट मीन्स द रेजिस्टेंस जनरेटेड और डेवलप्ड एट फेलियर कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। सो स्ट्रेंथ हमने कहा कि प्राइमरी प्रॉपर्टी है, बट इट इज़ नॉट द ओनली प्रॉपर्टी by which a material is considered as engineering purposes। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, स्टिफनेस है। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, दिस इज द सेकंड डिजाइन प्रॉपर्टी। और हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आने वाले टाइम पे हम लोग इस तरह का बार कंसिडर करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अब जब हम बार कंसिडर करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है इसमें इलोंगेशन देखने के लिए मिलता है, यानी कि ये बार थोड़ा सा लेंथ में इसका इंक्रीमेंट होता है। तो किसी भी बार में जो चेंज इन लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टिफनेस के। यानी किसी मटेरियल का अगर स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसमें हमें जो इलोंगेशन है वो कम से कम देखने के लिए मिलेगा, और किसी मटेरियल का अगर स्टिफनेस वैल्यू कम है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है जिसको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड सेकेंड इज स्टिफनेस। कमिंग टू द अजम्पशंस पार्ट की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या किसी भी सब्जेक्ट को जब आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ अजम्पशंस को कंसिडर किया जाता है, और उसी अजम्पशंस के बेसिस पे आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को
पूरे के पूरे सब्जेक्ट को उस अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग आगे स्टडी करते हैं, आगे डील करते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में? मटेरियल को जनरलाइज करने के लिए जो सबसे पहला अजम्पशन है वो ये है कि मटेरियल इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये है यहाँ पे कि मटेरियल में किसी भी तरह के कोई वॉइड्स अवेलेबल नहीं है, मटेरियल में किसी भी तरह का कोई क्रैक्स अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें सेकेंड अजम्पशन के बारे में, तो मटेरियल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। होमोजीनियस क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, उसको हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होने का मतलब ये है कि मटेरियल ऑल अराउंड सेम है। आप इन शॉर्ट ऐसे समझ सकते हो कि कोई मटेरियल अगर होमोजीनियस है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है हर एक पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल होगी। प्रॉपर्टी में आप फिजिकल प्रॉपर्टी को काउंट कर सकते हो। कोई मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या है कि उस मटेरियल के किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन एक्सिस में, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर एक्सिस में सेम होगी। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये कंसिडर करते हैं कि हमारा मटेरियल क्या है, होमोजीनियस नेचर का है। अगर हम लोग बात करें आइसोट्रॉपिक के बारे में, तो आइसोट्रॉपिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है? आइसोट्रॉपिक, जैसे कि हमने होमोजीनियस को समझा, आइसोट्रॉपिक के बारे में बात करें तो आइसोट्रॉपिक में यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखा गया है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कि फाइन ग्रेन मटेरियल जो होती है वो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी की होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये एक तरह का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। आप बोल सकते हो कि किसी भी सेम डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा एक जैसी होगी। जैसे कि मान के चलो कि आपने ये मटेरियल कंसिडर किया, एक क्यूब है जो कि आयरन या किसी भी दूसरे मटेरियल से बना हुआ है, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो। तो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो इस मटेरियल के अगर हम स्ट्रेस की बात करें कि ये मटेरियल कितना, इस मटेरियल के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, तो इस पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। इस मटेरियल के डेंसिटी के बारे में बात करें, इस मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर एक डायरेक्शन में एक जैसी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक एक तरह की लेयर्ड मटेरियल होती है। लेयर्ड मटेरियल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं लेयर वाइज चेंज होती है। जैसे कि अगर आप मान के चलो प्लाईवुड का एग्जांपल ले लेते हो, तो आपको पता है प्लाईवुड में क्या होता है, प्लाईवुड में डिफरेंट डिफरेंट जो वनीर्स का लेयर है उसको 90 डिग्री में उसके ए के साथ प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, लेयर वाइज चेंज होती है। तो इस तरह के मटेरियल को हम कहाँ पुट कर सकते हैं, हम ऑर्थोट्रॉपिक के कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एट वन पॉइंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। कि अगर मान के चलो कि हमने मटेरियल कंसिडर किया, तो मटेरियल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो भी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर वाले लेयर की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो ऊपर वाले लेयर की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ऊपर वाले लेयर की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अनिसोट्रॉपिक मटेरियल। अनिसोट्रॉपिक मटेरियल बिल्कुल अभी हमने जो डिस्कस किया उसके जस्ट ऑपोजिट, मटेरियल के हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या होगी, आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक को अगर हम एक साथ कंसिडर करें तो वो सारा मटेरियल के लिए आप आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये सारे को आप होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक के कैटेगरी में रख सकते हो। अगर हम लोग बात करें होमोजीनियस प्लस आइसोट्रॉपिक के अलावा, अगर हम लोग होमोजीनियस प्लस एनिसोट्रॉपिक के बारे में बात करें, तो वैसा मटेरियल मान के चलो कि जिसकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ही, उसके साथ साथ क्या है कि मटेरियल में किसी भी तरह का वॉइड्स अवेलेबल है, क्रैक्स अवेलेबल है। तो ये सारे को आप कौन से कैटेगरी में रखोगे, ये सारे को आप एनिसोट्रॉपिक के कैटेगरी में रखोगे, एनिसोट्रॉपिक एंड नॉन होमोजीनियस कैटेगरी में। अगर हम लोग बात करें थर्ड के बारे में, हमने डिस्कस किया अभी दो अलग अलग कंडीशंस, दो अलग अलग अजम्पशंस कि मटेरियल पहला कंटिन्यूस है, दूसरा मटेरियल होमोजीनियस है। अगर हम थर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल हमारा, मटेरियल का जो सेल्फ वेट है ना, उसको क्या कर देते हैं हम लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं। सेल्फ वेट को कंसिडर नहीं किया जाता है। कब, जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करते हैं। सेल्फ वेट का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई एक बार है, या चलो मैं बार को थोड़ा ऐसे करके प्लेस कर दे रहा हूँ, आपके पास कोई इस तरह की बार है। अब इस बार में अभी फ़िलहाल हमने किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन इस बार की, ये जो बार है ना, इस बार की अपनी एक डेंसिटी है, और इस अपनी अपनी डेंसिटी के चलते इसका क्या होगा, अपना एक वेट होगा, और अपना ये जो वेट होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी वर्क करेगा। तो जब आपने मटेरियल पे किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया है, उस टाइम भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फोर्स मटेरियल के ऊपर ऑटोमेटिकली लगता है, जो कि उसके सेल्फ वेट के चलते होता है। और हम लोग जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो मटेरियल का जो सेल्फ वेट है, जो भी मटेरियल सेल्फ वेट के चलते उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसको हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट मान देते हैं, कि उसको हम कंसिडर नहीं करते। जैसे कि आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेन है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेस है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेन है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेस है। तो जब हम मटेरियल के सेल्फ वेट को कंसिडर करेंगे
तो उस टाइम पे हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन अगर हम इस सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर दें तो हमें कुछ ग्राफ हमारा ऐसा दिखता है, और अजम्पशंस हमारा ये है कि हम लोग सेल्फ वेट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। और यही रीज़न है कि हमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हुए दिखता है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सुपरपोजिशन थियरम इज वैलिड। सुपरपोजिशन थियरम का मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बीम है, इस बीम के ऊपर एक पॉइंट लोड वर्क कर रहा है। in the next condition you can see that you have a beam, you have a same kind of beam, और यहाँ पे एक UVL लग रहा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लेकिन अगर हम लोग सुपरपोजिशन, और आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले में मोमेंट देख सकते हो, अगर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वैलिड मानते हैं इसका मतलब ये है कि इन तीनों को डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया जा सकता है या इन तीनों का डायरेक्टली एडिशन किया जा सकता है एक कंसिडरेशन में, कि पहले वाले में पॉइंट लोड लग रहा है, दूसरे वाले में यूवीएल लग रहा है, तीसरे वाले में मोमेंट लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कैलकुलेशन में कि ये तीनों हमारा बीम पे वर्क कर रहा है, इसमें हमें किसी अलग तरह के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि लीनियर इलास्टिक मेंबर होना चाहिए, तो ही उस केस में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को वैलिड मानते हैं। मतलब मटेरियल कैसा होना चाहिए, लीनियर इलास्टिक नेचर का होना चाहिए। अब ये लीनियर इलास्टिक नेचर क्या है, इसे भी हम चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल होता क्या है। देखिए, जब हम किसी मटेरियल पे, कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। लेकिन जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेन डेवलप होता है, जिसके चलते मटेरियल इंटरनल रेजिस्टेंस करता है और फिर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो जब आपने, इन शॉर्ट आप ऐसे समझ लो कि जब आपने किसी एक मटेरियल पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से हुआ क्या, फोर्स लगाने से मटेरियल में एक इलोंगेशन आने वाला है, मटेरियल का लेंथ कुछ बढ़ जाने वाला है। तो मटेरियल क्या चाहता है कि इस बढ़ते हुए लेंथ को रोका जाए, कहीं ना कहीं इसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट हो रही है उसको क्या कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो लेंथ में इंक्रीमेंट कैसे रुकेगा, मटेरियल के अंदर अपनी एक स्टिफनेस की प्रॉपर्टी है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो उससे मटेरियल क्या चाहेगा कि हम अपने बढ़ते हुए लेंथ को रोक लें। तो इसी के चलते मटेरियल का जो कोई भी क्रॉस सेक्शन आप कंसिडर कर लोगे, तो इस क्रॉस सेक्शन पे क्या जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जैसे कि मान के चलो कि आपने यहाँ पे पी फोर्स अप्लाई किया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितने का जनरेट होगा, पी फोर्स का ही जनरेट होगा। और यही पी फोर्स जो है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही क्या क्रिएट करता है, यही स्ट्रेस जनरेट करता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू आप बोलते हो पी बाई ए। इसका मतलब ये है कि फोर्स अप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो भी इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो स्ट्रेस मिलता है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन जो भी चेंज इन लेंथ इस बॉडी में आपको देखने के लिए मिला है, मान के चलो कि इसकी पहली लेंथ एल थी और बाद में यहाँ पे आपको डेल एल लेंथ जो है वो बढ़ता हुआ दिखा, तो जब आप ये चेंज इन लेंथ यानी कि डेल एल बाई एल करते हो तो आपको क्या मिलता है, स्ट्रेन मिलता है। तो जब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन को ड्रॉ किया जाता है और हमें ड्रॉ करने के बाद एक लीनियर लाइन मिलती है, लीनियर लाइन मिलती है, तो उस लिमिट तक, जहाँ तक ये लीनियर लाइन मिल रही है, वहाँ तक हम लोग क्या मानते हैं कि मटेरियल लीनियर इलास्टिक कंडीशन में है। और यहाँ पे हमारा जो वो हुक्स लॉ है, हुक का नियम है, वो वैलिड होता है, जिसको हम लोग अभी आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक अजम्पशन था। अगर हम लोग डिफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो डिफॉर्मेशन जो होता है, लिमिटेशन जो है हमारा, चूंकि एक्चुअली हम यहाँ पे सुपरपोजिशन का जो लिमिटेशन है इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला तो ये कि लीनियर इलास्टिक मेंबर जो है उसी कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे। दूसरा, डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत स्मॉल होता है। और तीसरी बात ये जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीप बीम के लिए हम लोग ये जो हुक्स लॉ का एनालिसिस है इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते। डीप बीम मतलब वैसा बीम जिसकी डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो। तो ये एक रिमेंबर करने वाला पॉइंट है, ध्यान रखने वाला, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो है लिमिटेशन वो ये है कि सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट जहाँ पे भी हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि आपकी बीम इस तरीके से सपोर्टेड है और यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एक सपोर्ट सिंक कर जाता है। सिंक कर जाता है का मतलब ये सपोर्ट नीचे आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे हमारा हमारा जो नियम है, हमारा जो लॉज अभी हमने देखा सुपरपोजिशन वाला, वो वैलिड नहीं होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर कॉलम लंबा है, कॉलम की लेंथ ज़्यादा है, तो ये हम लोग कॉलम एंड स्ट्रक्चर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉलम की लेंथ अगर ज़्यादा है तो हमें कहीं ना कहीं जब हम फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें इस तरह की बकलिंग देखने के लिए मिलती है, मतलब ये बीच से बेंड कर जाता है। तो इस टाइम पे हम लोग क्या मानते हैं कि हमारी जो सुपरपोजिशन की नियम है वो वैलिड नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारा टॉर्सन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट, उस केस में भी हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन के नियम को वैलिड नहीं मानते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, सर्वेलेंस प्रिंसिपल जो है वो वैलिड होता है। ये अजम्पशन नंबर
5 है। असम्पशन नंबर 4 तक हमने डिस्कस किया था। असम्पशन नंबर 5 ये है कि सर्वेलेंस का जो प्रिंसिपल है वो वैलिड है। सडन चेंज इन एनी पैरामीटर कॉजेस स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो सर्वेलेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम लोग कहीं पे भी सडन चेंज करते हैं किसी भी पैरामीटर में तो वो एक तरह का स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जनरेट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो उस केस में हमें क्रैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग चलते हैं और स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेस क्या है? द इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो हमने अभी इसको डिस्कस किया भी था कि अगर कोई भी बार है, इस बार पे हमने पी फोर्स लगाया, तो पी फोर्स लगाने के बाद या किसी भी एक फोर्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये बार के लेंथ को इंक्रीज करता है। और बार क्या चाहता है कि इसका लेंथ इंक्रीज ना हो, या कोई भी मटेरियल ये चाहता है रेजिस्ट करना चाहता है। तो रेजिस्ट कैसे करेगा? रेजिस्ट करने के लिए वो क्या करता है, इंटरनली यहाँ पे किसी भी आप सेक्शन को कंसिडर कर लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है। और ये जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, ये रेजिस्टेंस पी फोर्स जो कि हमने अप्लाई किया इसके बराबर होता है ना, ये पी फोर्स के बराबर होता है। तो इस केस में अगर हम लोग कहें कि यहाँ पे स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। इट मीन्स स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा? आर बाई ए के बराबर होगा। और आर एक्चुअली में क्या है, हमारा पी के बराबर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई ए के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम P के बारे में बात करें तो P क्या है? फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन हो सकती है, और A क्या है? एरिया जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो सकती है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? सिग्मा स्ट्रेस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करें, चूंकि स्ट्रेस इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी फॉर अ मटेरियल, फॉर एन इंजीनियरिंग मटेरियल लाइक स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जनरली इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि बहुत हाई फोर्स पे ही बहुत ज़्यादा फोर्स रहे तभी हमें डिफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। किसी भी स्टील के रॉड को आप कोई हल्का फल्का फोर्स लगा के इसका लेंथ नहीं बढ़ा सकते। उस केस में क्या करना होगा? उस केस में हमें इसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को लगाना होगा। और इस केस में जो हमारा स्ट्रेस जो हमें सिग्मा मिलता है, उस सिग्मा की वैल्यू जनरली बहुत हाई होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो आपको यूनिट है, इस यूनिट को नहीं इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मेगा पास्कल के बारे में और गीगा पास्कल के बारे में। तो कहीं भी अगर मेगा पास्कल लिखा हो तो इसका मतलब, कहीं भी अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा हो तो आपको ये समझना है कि ये मेगा पास्कल के फॉर्म को बता रहा है। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अगर कहीं पे GPa लिखा है, गीगा पास्कल लिखा है, तो ये 10⁻³ मेगा पास्कल को बता रहा है। ये सिंपल 10⁻, जो भी वैल्यूज़ हैं उसके फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। गीगा का मतलब होता है 10⁹ है ना। चलिए मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। मान के चलो कि आपको लिखा है 1 GPa, इसका मतलब क्या है? 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो आप इसे लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप इसे थोड़ा और सॉल्व करते हो तो आप इसे लिख सकते हो 10⁻³ इंटू 10⁶ इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मीटर को जब आपने mm पे कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻6 यहाँ पे आ गया। आप ये दोनों को कैंसिल कर सकते हो। तो 1 GPa इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा जो कि आपका स्ट्रेस है, इसको अलग अलग फॉर्म पे लिखा जाता है, अलग अलग यूनिट में लिखा जाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द नोट पार्ट कि हमें क्या क्या याद रखना है। नोट पार्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि अ मेंबर फ्री टू डिफॉर्म विदाउट शोइंग रिएक्शन और रेजिस्टेंस विल हैव जीरो स्ट्रेस। कोई एक मटेरियल है जो कि आराम से डिफॉर्म हो सकता है बिना किसी तरह के कोई रिएक्शन शो किए, तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होगी इसके अंदर वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, द मेंबर फ्री टू मूव अवे विदाउट एनी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, स्ट्रेस डेवलप इज ऑलवेज ज़ीरो। कि कोई भी मटेरियल है जो कि एक मूव करने के लिए फ्री है, तो उस केस में हमें जो स्ट्रेस मिलता है वो हमें क्या मिलता है? ज़ीरो मिलता है। कहीं ना कहीं आपको ये बताया जा रहा है कि जहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? ज़ीरो हो, उस केस में हमें क्या मिलता है? स्ट्रेस जो हमें जन मिलता है वो क्या होता है? ज़ीरो। क्योंकि आप ज़ीरो बाई एरिया कुछ भी आप डिवाइड करोगे तो उस केस में वैल्यू आपको क्या होगा? ज़ीरो ही आएगा। अ मेंबर
फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, देयर विल बी नो स्ट्रेस। कि कोई एक बॉडी है, हालांकि हम लोग इसको टेम्परेचर वाले पार्ट में पढ़ेंगे, थर्मल स्ट्रेस के पार्ट में, अगर इसमें टेम्परेचर की किसी तरह की कोई चेंजेस हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया तो उस केस में क्या होगा, ये बार आपकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगी, और ये बार की लेंथ जब इंक्रीज होगी तो इसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब हम इसको यहाँ पे बाउंड कर देते हैं, इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। अदरवाइज अगर हमने इसे फ्री मूव करने के लिए छोड़ दिया है तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। यही आपका पॉइंट नंबर 3 है। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। हम लोग यहाँ पे ये जो भी क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो उसको चैप्टर वाइज हम लोग आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आ जाता है नॉर्मल स्ट्रेस एंड सेकंड इज शेयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, जब फोर्स को एक्सियली लगाया जाता है तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। जब फोर्स, शेयर फोर्स काम करती है, शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो यहाँ पे हमें शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को आप फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस को दो पार्ट में कर सकते हो, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस एंड इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस। इसी तरीके से अगर हम लोग और भी टाइप्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें टॉर्सनल स्ट्रेस भी देखने के लिए मिलता है। टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होता है, इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। टेंजेंशियल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस हो जाता है। इनडायरेक्ट जो आपका स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, वो क्या होता है, वो आपका एक बेंडिंग स्ट्रेस हो जाता है। और जो आपकी नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस है वो आपका टेंशन एंड कॉम्प्रेशन वाला कंडीशन है, ये हो जाता है। बात है कि अभी हमें क्या क्या समझना है इस चैप्टर में, हमें अभी आगे क्या क्या समझना है। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी नॉर्मल शेयर स्ट्रेस के डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस को पढ़ेंगे, यानी कि टेंशन को पढ़ेंगे, और डायरेक्ट स्ट्रेस को पढ़ेंगे, टेंशन को पढ़ेंगे, कॉम्प्रेशन को पढ़ेंगे। और बेंडिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बेंडिंग या फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, इसको हम लोग बीम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो शेयर में आपको यहाँ पे शेयर स्ट्रेस दिख रहा है, ये भी हम लोग बीम में पढ़ेंगे। टॉर्शनल भी यहाँ पे हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, बीम वाला, यानी कि चैप्टर नंबर 4 जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे ये दोनों टाइप के स्ट्रेस को इन डेप्थ बताया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्ट्रेन। हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन, देखिए स्ट्रेन के बारे में जब बात करें हम लोग, तो स्ट्रेन हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन समझा, तो स्ट्रेन को भी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेन कब डेवलप होता है और शेयर स्ट्रेन कब डेवलप होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग किसी भी बॉडी में जो नॉर्मल स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेन है और जो शेयर स्ट्रेन है वो कब डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलो कि आपके पास ये जो अभी बॉडी दिख रही है, ये किसी बॉडी का साइड व्यू आपके पास है, और इस बॉडी पे फोर्स वर्क कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में P इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। तो इस एक्सियल फोर्स यानी कि P फोर्स के लगने के बाद होगा ये कि ये जो बॉडी है इसकी जो एक्चुअल लेंथ इतनी थी, ये कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा दोनों तरफ में, मान लेता हूँ ऐसा करके इंक्रीमेंट हो गया। तो जब दोनों तरफ इस पी फोर्स के चलते इंक्रीमेंट हो गया, तो पहले जो इसकी लेंथ एल थी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको कितनी मिल रही थी, एल, वो एल लेंथ अब क्या हो जाएगी, अब ये जो एल लेंथ है वो बढ़ के हो जाएगी एल प्लस डेल एल। तो यहाँ पे जो आपको चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिला वो कितना है, वो आप यहाँ बोल सकते हो कि आपकी चेंज इन लेंथ कितनी है, ये डेल एल है। और ये चेंज इन लेंथ किस फोर्स के चलते आई है, पी फोर्स के चलते आई है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डेवलप होने वाला नॉर्मल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाई एक्चुअल लेंथ के बराबर है, यानी कि डेल एल बाई एल के बराबर है। और ये डेल एल बाई एल के बराबर है चूंकि ऊपर भी लेंथ है जिसकी यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट मीटर होती है, और नीचे भी क्या है, लेंथ है जिसकी यूनिट मीटर होती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई यूनिट नहीं होती है, और स्ट्रेन हमारा क्या है, स्ट्रेन जो है हमारा वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, मतलब इसकी किसी भी कोई तरह की कोई यूनिट नहीं होती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयर स्ट्रेन के बारे में, शेयर स्ट्रेन को समझ लेते हैं कि शेयर स्ट्रेन क्या होता है। शेयर स्ट्रेन जो है वो शेयर फोर्स के चलते आता है, वो तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि शेयर फोर्स के चलते जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। एंगुलर चेंज और डिस्टॉर्शन बिटवीन एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन इन रेडियन इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। जैसे कि मान लो कि अभी हमारे पास जो बॉडी था उसके सरफेस पे मैंने एक शेयर फोर्स लगाया F, तो इस सरफेस पे लगने वाले फोर्स के चलते क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टॉर्ट होने के बाद
जो हमारा बेस साइड था और हमारा जो न्यूली डेवलप्ड साइड है उसके बीच में जो एंगल है ना फाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। इस तरह का जो स्ट्रेन डेवलप होता है इसको हम लोग शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। और शेयर स्ट्रेन के लिए दो कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहली बात ये कि मैंने यहाँ पे बेस को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो एंगल डेवलप होगा ना, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, फाई 1, यही डेवलप होगा। जबकि अगर मैं इसे फिक्स ना करूँ तो हमारी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पे इस तरीके की थी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इसके बाद डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफॉर्मेशन कुछ दोनों तरफ से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मान के चलो कि फाई 1 का डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे कितने का डिफॉर्मेशन हुआ, फाई 2 का डिफॉर्मेशन हुआ। तो जो टोटल डिफॉर्मेशन है डेट इज फाई इज इक्वल टू क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। तो यहाँ पे आपको अगर टोटल स्ट्रेन बोला जाए तो ये कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 के बराबर होगा। शेयर स्ट्रेन वाले पार्ट को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, डेट इज, उससे पहले जो हमारा एक छोटा सा नोट है उसे हमें याद रखना है कि रेडियन क्या है, सेकेंडरी यूनिट है, और ये भी क्या है, एक तरह की डायमेंशन लेस होती है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये किसको बताता है, ये चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम को बताता है। चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब पे अलग अलग डायरेक्शन से क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं। तो मान के चलो कि आपके क्यूब की इनिशियल वॉल्यूम v थी और बाद में इसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट के v माइनस डेल वी हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि चेंज कितना है तो आप बोलोगे चेंज डेल वी है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम डेट इज डेल वी बाई ओरिजिनल वी होगा। और चूंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, यहाँ भी वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ये दोनों को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आपकी क्या है, ये यूनिटलेस है। जैसे कि जितनी भी स्ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेगी सारी की सारी स्ट्रेन क्या है, यूनिट लेस है। कमिंग टू द नेक्स्ट, कुछ नोट्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या नोट है, पहला पहला सबसे पहला नोट ये लिखा गया है कि नॉर्मल फोर्सेस कैन कॉज चेंज इन डायमेंशंस एज वेल एज इन वॉल्यूम। कि जो हम नॉर्मल फोर्स किसी भी बॉडी पे लगाते हैं वो लेंथ को तो चेंज कर सकता है, साथ ही साथ वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट नोट ये है कि शेयर फोर्स जो लगता है ना वो बॉडी के डायमेंशंस को चेंज नहीं करता है बल्कि उसके शेप को चेंज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि नॉर्मल फोर्स जो लगता है वो बॉडी के लेंथ को चेंज कर सकता है जिसे हमने एक्सियल स्ट्रेन बोला, और साथ ही साथ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ला सकता है जिसे हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में देखा। लेकिन अगर शेयर फोर्स कहीं पे वर्क कर रहा है तो ये शेयर फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, शेप को इफेक्ट करता है। और इसी को हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने शेयर स्ट्रेन के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे देखा था, हम लोगों ने समझा था। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फोर्स। देखो हमने स्टार्टिंग में कहा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दो अलग अलग क्वांटिटी है। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की जाए तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म पे देखने वाले हैं कि वन बाय वन होता क्या है। जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन आता है, और इसी डिफॉर्मेशन के चलते हमें स्ट्रेन देखने के लिए मिलता है। जब यहाँ डिफॉर्मेशन आता है तो बॉडी क्या चाहती है कि हम उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करें, तो उस रेजिस्टेंस के चलते हमें वापस से स्ट्रेस देखने के लिए मिलता है। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दीज आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टी। और स्ट्रेन क्या है, ये हमारी एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, जबकि स्ट्रेस क्या है, ये डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रेन के ऊपर। ये हमें ध्यान रखना है। स्ट्रेन क्या है, इंडिपेंडेंट है, और स्ट्रेस क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। चलिए आगे चलते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। अबिलिटी टू रीगेन शेप ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो कोई एक मटेरियल है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, फोर्स लगा दिया जाता है। पी फोर्स हमने लगा दिया। अब पी फोर्स लगाने के बाद हमने पहले डिस्कस किया है कि मटेरियल क्या होगा, मटेरियल की लेंथ बढ़ जाएगी, मटेरियल की लेंथ बढ़ जाएगी, और मटेरियल में हमें चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पी फोर्स को रिमूव करते हैं, इस फोर्स को हटाते हैं, मटेरियल वापस से अपने एक्चुअल साइज में पहुंच जाता है। तो इस तरह की मटेरियल जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि वो मटेरियल पे फोर्स लगने के बाद डायमेंशन चेंज हो लेकिन वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ओरिजिनल साइज को गेन कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, मटेरियल अंडरगोज permanent or plastic deformation on a constant load. It means that if you have a material, you have applied a force P, and then after applying this force P, you will get a deformation, that is change in length will exist, and due to this change in length, when you will remove this force, then material will not get into its original size,
मटेरियल यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, मटेरियल में कहीं ना कहीं किसी तरह का परमानेंट डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी. देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू नो, दैट a material is neither it can be 100% elastic or nor it can be 100% plastic. कोई भी मटेरियल है जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हम लोग किसी मटेरियल को इलास्टिक या प्लास्टिक उसके प्रॉपर्टीज़ के जो प्रॉपर्टी की जो मेजॉरिटी है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं, और हम लोग जो हमारी प्लास्टिसिटी है उसको हम लोग काउंट करके नहीं चलते हैं. जैसे कि अभी हम लोग आने वाले टाइम पे स्टील देखेंगे, उसके लिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग वहाँ समझ जाएंगे कि मटेरियल एक लिमिट तक इलास्टिक की तरह बिहेव करती है और उसके बाद मटेरियल एज अ प्लास्टिक मटेरियल बिहेव करना शुरू कर देती है. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज डक्टिलिटी. मटेरियल कैन बी मेड ऑफ इंटू थीन वायर्स बाई दिस प्रॉपर्टी. अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है, इसका मतलब ये है कि मटेरियल को खींच अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाए और इस फोर्स को लगाने के बाद हम इसको खींचें तो कहीं ना कहीं इसमें चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिलेगा, और ये अपने आप को थीन वायर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखती है. आप ये बोल सकते हो कि मटेरियल की डक्टिलिटी ज़्यादा है, इट मीन्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट रीशेप्ड इनटू वायर. अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जितने भी सॉफ्ट मेटल्स हैं, जैसे कि आपको गोल्ड है, जैसे कि आपको सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये सारे मटेरियल के अंदर कहीं ना कहीं डक्टिलिटी प्रेजेंट होती है, जिसके चलते इसमें चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ इस तरह के मटेरियल में हमें थीन वायर्स में कन्वर्ट होने की, अपने शेप को चेंज करने की एक टेंडेंसी देखने के लिए मिलती है. इट इज़ ऑल अबाउट डक्टिलिटी. कमिंग टू द नेक्स्ट मेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है. चलो पहले मेलेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट पे आते हैं. डक्टिलिटी के बारे में हमने बोला कि कोई मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है, इट मीन्स दैट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू टू गेट रीशेप्ड इनटू वायर. उसी तरीके से अगर मेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो मेलेबिलिटी क्या है? मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर किसी भी मटेरियल को प्रेस किया जाए, जैसे मान के चलो कि हमने मटेरियल लिया, इसको हमने फोर्स लगाया और इसको हमने दोनों तरफ से फोर्स लगा के प्रेस किया, तो ये थीन शीट में कन्वर्ट हो जाए. अब कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी एक ही तरह की प्रॉपर्टी है. जो मटेरियल सॉफ्ट होगी उसके अंदर डक्टिलिटी प्रेजेंट होगा और मेलेबिलिटी भी प्रेजेंट होगा. बट हेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं डक्टिलिटी जो है वो टेंशन से रिलेटेड है. डक्टिलिटी किससे रिलेटेड है? टेंशन से रिलेटेड है. कोई मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा टेंसाइल फोर्स को झेल पाएगा. कोई मटेरियल ज़्यादा मेलेबल है, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा कॉम्प्रेसिव फोर्स को झेल पाएगा. ये चीज़ हमें समझना है, कॉम्प्रेसिव फोर्स को झेल पाएगा. तो मटेरियल की जो मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये वैरी करता है. कोई मटेरियल, किसी मटेरियल का एग्जांपल ले लोगे आप, तो वो मटेरियल जो है वो डक्टाइल, यानी कि वो टेंशन में फोर्स को बहुत अच्छे से झेलती है, कि उस पर फोर्स लगा दो टेंसाइल नेचर का, एकदम आराम से मटेरियल झेलेगा. लेकिन अगर आप उसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तो वो उस तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करता. इट मीन्स दैट इट हैज़ मोर डक्टिलिटी देन मेलेबिलिटी. अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो कि बहुत अच्छे से आप फोर्स लगा रहे हो और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन जब आप उसको खींच रहे हो तो उस तरह की डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो इट मीन्स इट विल बी गुड इन कॉम्प्रेशन. तो हम लोग यहाँ पे डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज ब्रिटल मटेरियल. ब्रिटल मटेरियल आप हिंदी में इसे भंगूर मटेरियल बोलते हो, है ना? भंगूर मटेरियल ये किस तरह की मटेरियल है? वैसी मटेरियल जो कि बिना भी किसी तरह के इंडिकेशन दिए सडन फेल हो जाती है. इंडिकेशन हमें नहीं मिलता है, जब हमने फोर्स लगाया मटेरियल फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, और एट अ सडन ये क्या हमें देखने के लिए मिलता है? मटेरियल फेल हो गई, मटेरियल में क्रैक्स देखने के लिए मिल गए. तो इस तरह के मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं. कास्ट आयरन के बारे में बात करें, कॉन्क्रीट के बारे में बात करें, ग्लास के बारे में बात करें, ये सारे मटेरियल्स क्या हैं? ब्रिटल नेचर के हैं. ब्रिटल नेचर के हैं. और किसी भी मटेरियल के बारे में बात करें, वो 100% ब्रिटल कभी भी नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है, और ना ही 100% डक्टाइल होता है. तो जो ब्रिटल मटेरियल, जिसे हमने यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के एग्जाम्पल में रखा है, इस मटेरियल के अंदर भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस देखने के लिए मिलती है, और कुछ एक्सटेंट तक यहाँ भी हमें डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है. बट ये जो इसकी जो ब्रिटलनेस है, इसकी जो भंगुरता है, वो कहीं ना कहीं जो इसकी डक्टिलिटी है उससे बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते हमने इसे ब्रिटल मटेरियल के कैटेगरी में रखा है. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेट इज क्रिप. क्रिप क्या है? द प्लास्टिक और परमानेंट डिफॉर्मेशन ड्यू टू अ कांस्टेंट लोड विथ टाइम. अब जैसे कि मान के चलो कि मैंने इस पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो जैसा कि आप जानते हो कि फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? इसमें चेंज इन लेंथ आ जाती है. मान के चलो कि इतनी लेंथ इसकी क्या हो गई? बढ़ गई. अब क्या है कि मटेरियल पे ये जो फोर्स मैंने लगाया ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, आज भी है और 5 ईयर्स के बाद भी है.
तो इसके बाद क्या होगा कि मटेरियल जो है और थोड़ा सा इसमें आपको चेंज इन लेंथ देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो चेंज इन लेंथ आपको देखने के लिए मिला है और ज़्यादा दिन के बाद, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्रीप स्ट्रेन। ठीक है, इसे हम लोग क्रीप स्ट्रेन बोलते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग अलग अलग मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लो कार्बन स्टील के बारे में। देखिए, जब हम स्टील के बारे में बात करते हैं ना, स्टील के बारे में बात करते हैं, तो स्टील की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जिसमें कि हम लोग स्टील की प्रॉपर्टी को, यानी या हम लोग स्टील को उसके कार्बन कंटेंट के हिसाब से उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने के लिए हमें मिलता है। मान के चलो कि अगर स्टील यानी कि आयरन में जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन मिला दें या कार्बन की कंटेंट को जैसे जैसे बढ़ाएं, तो वैसे वैसे स्टील की जो डक्टिलिटी है ना, वो हमें घटती हुई देखने के लिए मिलती है, और स्टील का जो स्टिफनेस है वो हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं लो कार्बन स्टील के बारे में, यानी कि माइल्ड स्टील के बारे में बात कर रहे हैं। और माइल्ड स्टील Fe250 एक इंजीनियरिंग मटेरियल है जो कि कंस्ट्रक्शन में बार के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी के टाइम पे ये आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है। तो ये लेस देन होती है 0.15% के, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन एक स्ट्रेंथ पैरामीटर है। मतलब अगर कार्बन किसी भी मटेरियल में ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इट विल हैव मोर स्ट्रेंथ। इसी के साथ साथ अगर हम लोग मैग्नीज़ के बारे में बात करें, तो मैग्नीज़ जब स्टील में प्रेजेंट होता है तो ये इसके टफनेस को बढ़ाता है। टफनेस क्या है? टफनेस इज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पैक्ट लोडिंग। मतलब कोई भी मटेरियल ज़्यादा टफ है तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है ना, इम्पैक्ट है सडन लोडिंग का, इम्पैक्ट है लोडिंग का, तो वो कम देखने के लिए मिलेगा हमें। ठीक है। स्ट्रेन गॉज के बारे में बात करें तो स्ट्रेन गॉज क्या है? स्ट्रेन गॉज हम लोग बेसिकली एक्सटेंसोमीटर, इससे हम लोग देखते हैं। और गॉज लेंथ जो है, हम लोग गॉज लेंथ यानी कि GL हमारा जो होता है वो हमारा 5.65 अंडर रूट ए के बराबर होता है। ये एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, हमें सबसे पहले ये जानना है। ए क्या है? ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया को बताता है। और हमारा यहाँ जो आप यहाँ पे पूरे के पूरे ये में देख सकते हो कि हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करेंगे उसके लिए यहाँ पे गॉज लेंथ के बारे में बात हो रही है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डंबल शेप का हम लोग यहाँ पे बार लेते हैं, डंबल शेप का। और इस डंबल शेप के बार को हम लोग बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन वाले मशीन में, हमारा जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है उसमें हम लोग इसको पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि इसकी जो गॉज लेंथ है, गॉज लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये कहीं भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये कहीं भी ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रही है सिर्फ एक चीज़ पे, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया की प्रॉपर्टी है ये। तो हम लोग बात करेंगे UTM के बारे में थोड़ा सा, और इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखेंगे। तो यहाँ से आगे का जो पार्ट है हम लोग अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और जो भी आपके डिप्लोमा का JUT का कंप्लीट सिलेबस है सोम का, वो यहाँ पे कवर कराया जाएगा। जब आपके सारे थियरी पार्ट को कंप्लीट करा दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो थियरी वाला पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।